सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 20, जिसका शीर्षक है मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें साक्षात्कार दिया गया है। तो साक्षात्कार क्या होता है बच्चों? इंटरव्यू। रमेश्वरम तमिलनाडु के एक अल्प शिक्षित परिवार में सन 1931 में जन्मे प्रो अबुल पकीर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम ने रक्षा वैज्ञानिक के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कलाम का व्यक्तिगत जीवन तपस्या भरा रहा। दिन में 18 घंटे काम करने के बीच वे वीणा बजाने का अभ्यास भी करते हैं। वे बच्चों और युवाओं की आंखों में विकसित भारत की तस्वीर देखते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ने हमारे अनुरोध पर बच्चों के लिए समय निकालकर साक्षात्कार दिया। चिंतन पूंजी है, उद्यमय जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान। तो बच्चों, ये बात किसने कही है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है कि चिंतन क्या होती है? हमारी पूंजी होती है। और उद्यम क्या होता है? यानी उद्यम क्या होता है? वो जरिया होता है। और जो हमारी कड़ी मेहनत होती है वो उस अपने सपनों को पूरा करने का समाधान होता है। तो साक्षात्कार में क्या होता है बच्चों कि प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न उनसे पूछा गया था वह कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी, आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया। तो बच्चों, जो लेखक है इस अध्याय के, उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लिया था। तो सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू में यही पूछा था कि ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी और आपको एक महान इंजीनियर बनने के लिए और एक वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया था। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, ये घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर हमें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर हमें लगभग 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पंख फड़फड़ाने और संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम करती है। पूरा समझाकर उन्होंने हमसे पूछा कि समझ में आया। मैंने और कई अन्य बच्चों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया। इस पर क्रोधित होने के बदले वे हमें समुद्र तट पर ले गए। वहां हमने अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वहां पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं का सामंजस्य सब स्पष्ट हो गया। अंत में उन्होंने बताया कि पक्षी आंतरिक प्रेरणा और जीने की इच्छा शक्ति से उड़ता है। इस अध्याय से पक्षियों की उड़ान की तकनीक के साथ साथ हमें जीवन की एक गहरी शिक्षा भी मिली। सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। रामेश्वरम के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन की गहराइयों तक उतर गई। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया था। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापकों के पढ़ाने की विधि ने मेरा भविष्य तय कर दिया। इससे मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कर लिया। मैंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया। आगे चलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और तब तक मैं रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बना। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने बताया कि उनके जो अध्यापक थे उन्होंने उन्हें समझाया था, पूरी कक्षा को समझाया था कि चिड़िया कैसे उड़ती है। तो पहले उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखकर समझाया था, लेकिन किसी भी बच्चों को समझ में नहीं आया था। फिर जो उनके अध्यापक हैं, जो उनके मास्टर हैं, वो क्रोधित होने की बजाय उन्हें समुद्र तट पर ले गए थे। तो वहां जाकर जब उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा तो उन्हें सारी बातें समझ में आ गई कि किस प्रकार से जो पक्षी हैं वो पैरों को मरोड़कर, पंखों की गति से, पूंछ के संतुलन से सभी क्रियाओं को सामंजस्य करके उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं। और उनके अध्यापक ने ये भी बताया कि जो पक्षी उड़ते हैं वो इस आधार पर उड़ते हैं कि जीवन की एक गहरी इच्छा शक्ति, यानी जीने की जो उनकी इच्छा शक्ति होती है, उस आधार पर भी जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं। तो इस आधार पर जो
एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, उड़ान के विज्ञान को अपना विषय बनाऊंगा। तो इस आधार पर उन्होंने उड़ान विज्ञान के विषय को अपना विषय बनाया। फिर वो क्या बन गए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर में उन्होंने पढ़ाई की, फिर वो रॉकेट इंजीनियर, फिर एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बन गए। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां आवश्यक है। तो यहाँ पे अब लेखक ने क्या पूछा है उनसे कि अगर किसी को विज्ञान विषय पढ़ना है तो उसके लिए उसको क्या क्या तैयारी करने की आवश्यकता है या जरूरत है। फिर डॉक्टर कलाम ने कहा, सबसे आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी के मन में विषय के प्रति लगाव, विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है जिससे हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हम यह चाहने लगते हैं कि उस समस्या को सुलझाएं जिसे किसी ने अब तक ना सुलझाया हो। इसलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की खोज, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस की स्ट्रिंग थ्योरी, सीवी रमन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जी चंद्र लिमिट और ब्लैक होले के लिए जाने जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन जो अंकगणित सिद्धांतों के जन्मदाता है, इन्हें पढ़ना हमें अच्छा सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। तो बच्चों वो क्या बता रहे हैं कि अगर किसी को भी विज्ञान विषय पढ़ना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो शिक्षक है और जो विद्यार्थी यानी कि जो पढ़ रहा है और जो पढ़ा रहा है, उन दोनों के मन में विषय के प्रति क्या होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, और विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी कि उसे हर चीज को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और क्या बताया उन्होंने कि यह जो दृष्टिकोण होता है वो समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि अगर हम विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं तो हमें अलग अलग चीजों के बारे में जानने में मजा आता है और हमें अच्छा भी लगता है, और हमें ऐसी चीजें जानने में मजा आता है जो किसी ने नहीं खोजी होती है, जो किसी को नहीं पता होता है। इसलिए जब हम अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि इससे पहले कोई भी इन सब चीजों को नहीं जानता था। अब जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, वो न्यूटन से पहले किसी को भी नहीं पता था, लेकिन जब न्यूटन ने इसका आविष्कार किया तब जाके लोगों को पता चला। तो इस प्रकार से हम ऐसे थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार की जिज्ञासा साइंस स्टूडेंट में, यानी कि जो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों में होनी चाहिए, और जो विज्ञान पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स में भी इस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 2020 में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा। डॉक्टर कलाम ने कहा, बहुत सुंदर और सुखद होगा। गांवों और शहरों की विभाजक रेखा समाप्त हो जाएगी। समान वितरण के तहत उद्योगों को पर्याप्त ऊर्जा और गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति होगी। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में सामंजस्य के साथ काम होगा। कोई भी मेधावी विद्यार्थी शिक्षा और विकास के मूल्यों से वंचित नहीं रहेगा। यह राष्ट्रीय योग्य विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और पूंजी निवेशकों की मंजिल होगी। श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। राष्ट्र की शासन व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त होगी। गरीबी और अशिक्षा जड़ से समाप्त हो जाएगी। स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराध पूरी तरह नियंत्रण में होंगे। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। समृद्ध, स्वस्थ, आतंक रहित, प्रसन्न और शांतिपूर्ण राष्ट्र जो जीवन यापन के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा, जिसे अपने नेतृत्व पर गर्व होगा। तो बच्चों, जब डॉक्टर कलाम जी से पूछा गया कि 2020 में वो कैसा स्वरूप देखते हैं, देश के लिए कैसा स्वरूप देखने को मिलेगा, तो उन्होंने उनके जो भी सपने थे, जो वो जैसा देश बनाना चाहते थे, उन्हें सारी बातें बताई। जैसे गांवों और शहरों का जो विभाजन है वो रेखा समाप्त हो जाएगी, यानी कि दोनों में किसी भी प्रकार की भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, और समान वितरण के तहत उद्योगों को प्राप्त ऊर्जा और गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति होगी। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में सामंजस्य के साथ काम होगा।
कोई भी मेधावी विद्यार्थी शिक्षा और विकास के मूल्यों से वंचित नहीं रहेगा और यह राष्ट्रीय योग्य विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और पूंजी निवेशकों की मंजिल होगी। श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, यानी कि उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में भी बात की है, कृषि उद्योग के बारे में भी बात की है और महिलाओं के बारे में बात की है, स्वस्थ रहने के बारे में बात की है और भ्रष्टाचार से दूर हमारे देश को रहने की भी बात की है। अगला प्रश्न है, आपको भारतीय समेकित प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम का अविवादित जनक, अनडिस्प्यूटेड फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम कहा गया है। कृपया हमें IGMDP यानी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जांच मुख्य परियोजनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। सन 1983 में IGMDP के अंतर्गत 5 प्रक्षेपास्त्रों को विकसित करने का विचार किया गया। पहला, पृथ्वी सतह से सतह पर प्रक्षेपण के लिए क्षमता 150 किलोमीटर और आकाश में मध्यम दूरी की प्रक्षेपण सतह से हवा में 24 किलोमीटर की क्षमता और त्रिशूल में त्वरित प्रतिक्रिया की सतह से हवा में एक छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र 8 से 10 किलोमीटर की क्षमता और नाग में टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र 4 किलोमीटर की क्षमता। फिर अग्नि में तकनीकी प्रमाणक प्रक्षेपण प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल पिछले 25 वर्ष के दौरान 2 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां विकसित हुई, इनका प्रयोग भी किया गया। आकाश को हमारी वायुसेना ने आपूर्ति के लिए मंगवाया और पृथ्वी व अग्नि के अनेक रूप विकसित किए गए। इनके प्रसारण की पूर्ण तैयारी है। फिर उनसे पूछा गया, शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है। फिर डॉक्टर कलाम ने कहा, दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता से व्यवहारिक बनाने के लिए 3 तरह के कार्यक्रम आवश्यक है: संपर्क, प्रसारण और उत्पादन एवं उसका प्रसार। जो संपर्क को 1.5 लाख टर्मिनल्स के साथ जोड़ने की क्षमता रखता है, देश के दूसरे भाग में ब्रॉडबैंड और बेतार के तार वायरलेस संचार माध्यम से जुड़े हैं। ये सभी माध्यम उत्तम साधन हैं। जब हम सारे देश को संचार माध्यम से जोड़ने में सफल हो जाएंगे, जो शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थी और शिक्षकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से संपर्क साधा जा सकेगा। इस संपर्क में व्यापक शिक्षक अभियान चलाए जा सकेंगे। इससे हर क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। तो यहाँ पे बच्चों बताया गया है, पूछा गया है कि किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था में विकास होगा, सूचना और संचार की क्या भूमिका होगी इसमें। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर हम वायरलेस संचार के माध्यम से जुड़ेंगे तो इससे क्या होगा, ये सभी माध्यम उत्तम साधन है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग दूर दूर से रहते हैं या जो दूर रहते हैं और जो शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार का जो साधन है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति का संबंध अधिकतर विनाशक बम के रूप में ही होता है। इसके सकारात्मक या रचनात्मक प्रयोग के बारे में बताएं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो परमाणु बम होता है, परमाणु शक्ति होती है, उसका अधिकतम क्या हम सोचते हैं कि इससे हमेशा विनाश ही होगा, हम इसे विनाशक बम सोचते हैं। तो इसके कुछ सकारात्मक या रचनात्मक यानी कि इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताएं। फिर डॉक्टर कलाम कहते हैं, परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उत्तम कृषि के बीच प्रतिपन्न हेतु भी किया जाता है। तो यहाँ पे वो उसका पॉजिटिव साइड बता रहे हैं, यानी कि सकारात्मक या फिर रचनात्मक रूप बता रहे हैं कि परमाणु शक्ति का प्रयोग किस चीज के लिए भी किया जा सकता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए, उत्तम कृषि के बीज प्रतिपन्न के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपको कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान है। एक वैज्ञानिक होते हुए इस दिशा में आपका रुझान कब और कैसे हुआ। फिर डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता था, उसी समय संगीत में मेरा रुझान बढ़ने लगा। मुझे MS सुब्बलक्ष्मी और C भादुरी श्रीनिवास अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। मैं अपने मित्र सांथम के साथ तिरुवर त्यागराजा उत्सव में संगीत सुनने जाता था। हॉस्टल लौटकर हम इसी संगीत के विषय में बहुत सी बातें करते थे। अगला प्रश्न है, भारत के भावी कर्णधारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे।
मैं भारत के कर्णधारों से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी युवक को भविष्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, समय बहुत मूल्यवान है। सदाचारी बनो, आत्मविश्वास रखो कि तुम्हारे पास हर समस्या का सामना करने की क्षमता है। ऐसा करके तुम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लोगे। जय हिंद। तो बच्चों, हमने देखा इस अध्याय में किस प्रकार से जो डॉक्टर कलाम है उन्होंने कितनी सरलता से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और अंत में उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी युवक ये सोच लेता है कि उसे आगे क्या करना है, उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो उसको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। बस उसे क्या करना है, समय को मूल्यवान बनाना है, यानी कि समय का सदुपयोग करना है, समय का सही उपयोग करना है, उसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।